सो हेलो मेरे जेई और नीट के 11th एंड 12th के प्यारे बच्चों, जो भी लोग इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंसेस की तैयारी करें उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूं जिसका नाम है HCP यूनिट सेल। तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि HCP यूनिट सेल एंड FCC यूनिट सेल के पैकिंग एफिशिएंसीज इक्वल होते हैं, मैक्सिमम भी होते हैं, दैट इज 74%। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि व्हाई इज इट सो। सो HCP की बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि HCP का मीनिंग क्या है। HCP जिसे हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल बोलते हैं, वो बेसिकली आपके केमिस्ट्री में 12th स्टैंडर्ड के सॉलिड स्टेट चैप्टर का एक पार्ट है जिसे आज हम लोग डील करने वाले हैं। सबसे पहले सीखते हैं कि HCP यूनिट सेल की स्ट्रक्चर दिखती कैसी है। कमिंग टू द स्ट्रक्चर वी हैव दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें क्या होता है HCP यूनिट सेल के अंदर या HCP टाइप की पैकिंग के अंदर दो टाइप की डिफरेंट लेयर्स होती है। एक A लेयर मान लीजिए, एक B लेयर मान लीजिए। जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है रेड वन, ये A मान लेते हैं, जो ब्लू वन है इसको B मान लेते हैं। तो इस तरह से A B टाइप की पैकिंग होती है, जो मैंने पैकिंग इन सॉलिड मेरे लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था आपको। अब बात करते हैं कि यहां इस पैकिंग के अंदर किस तरह से यूनिट सेल फ्रेम होगा। तो जब आप यूनिट सेल बनाने जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि इन तीन लेयर्स के अंदर जब मैं एक हेक्सागन ड्रॉ करूंगा तो ये हेक्सागन कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्या आप लोगों को हेक्सागन दिखाई दे रहा है? यानी ये हो गया कि कुछ पार्टिकल्स कट जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स बच जाएंगे। तो इसने क्या कहा है कि द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल लेयर ऑफ दिस यूनिट सेल आर नॉट शेयर्ड विद एनी अदर यूनिट सेल। दैट मींस दिस टॉकिंग अबाउट दिस थ्री बॉल्स जो ब्लू कलर के हैं, तो ये ब्लू वाले बॉल्स कंप्लीटली इनसाइड होते हैं किसके? एक यूनिट सेल के अंदर, HCP यूनिट सेल के अंदर कंप्लीटली होंगे, जिसके वजह से ये सिर्फ और सिर्फ पूरा कॉन्ट्रीब्यूट इसी के अंदर करेंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि इनका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन इन तीन बॉल्स का। अगर मैं बात करूं बाकी अदर्स की तो क्या लिखा हुआ है कि the atoms in the top and bottom layers are shared with the adjacent unit cell। यानी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए आधा क्यों है, क्योंकि आधा ऊपर वाले यूनिट सेल में शेड रहा होगा, यानी इसका कंट्रीब्यूशन हाफ है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं कॉर्नर वाले की, तो ये भी देखिए कटा हुआ है, इसका मतलब भी शेड रहा होगा। लेकिन कितना शेड हुआ है इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की। तो इसमें आप देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्बली समझा देता हूं चीजें, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इन चीजों को। सबसे पहले बात करते हैं कि इन तीनों की, तो बेटा ये देखिए 1 2 3, ये तीनों के तीनों कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दे कंट्रीब्यूट 100%, पूरे के पूरे 100% है ये इनसाइड। अब बात करते हैं इन एटम्स की। तो ये देखिए ये वाला इस जो है ये हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि इसका जो एक और जो बेसिकली हाफ हिस्सा होगा वो इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा, करेक्ट। इसलिए मैं बोल सकता हूं इसका भी हाफ कंट्रीब्यूशन। और सिमिलरली ये चीज मुझे यहां पे भी दिखाई देगी इस तरह से। तो हम लोगों ने अभी तक कितने पार्टिकल्स निकाल दिए? 3 पार्टिकल जो कि कंप्लीटली इनसाइड थे, प्लस 1 पार्टिकल कौन सा है? 1 मतलब हाफ प्लस हाफ, जो कि ऊपर और नीचे के फेस सेंटर में प्रेजेंट है। ये देखिए जो फेस सेंटर में प्रेजेंट है इनका हो गया। अब बात करते हैं कि कॉर्नर वाले कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो गाइस जब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। आप देख पा रहे हैं इस चीज को? यानी एक यूनिट सेल जो होगी उधर भी होगी, एक यूनिट सेल यहां पे भी होगी। तो आप बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो हमारा यूनिट सेल होगा, ये वाला जो बेसिकली एक पार्टिकल जो इस कॉर्नर में प्रेजेंट है, वो कितनों में आ रहा है? देखो 3 में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, 1 2 और 3, तीनों में आ रहा है इक्वली। लेकिन ये हाफ आ रहा है, और हाफ कहां होगा? ऊपर की तरफ होगा। आप समझ रहे हो इस बात को कि इसके ऊपर भी जब यूनिट सेल बन जाएगी इस तरह से, जब मैं इस तरह से यूनिट सेल ड्रॉ कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि जैसे इस तरह से यहां पे 1 2 3 शेड है नीचे की तरफ, ऐसे 1 2 3 शेड होगा ऊपर की तरफ भी। यानी आप टोटली बोल सकते हो कि एक कॉर्नर का पार्टिकल 6 यूनिट सेल में इक्वली कंट्रीब्यूटेड है। दैट मींस द कंट्रीब्यूशन इन 1 HCP यूनिट सेल फॉर अ कॉर्नर पार्टिकल विल बी हाउ मच? 1/6। तो यहां पे यही होगा कि आपके पास में 1/6 एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन रहेगा कॉर्नर का। अब बोलो कितने पार्टिकल कॉर्नर पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी आप बोलेंगे कि 12 पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 2। तो टोटल यहाँ पे नंबर आपको मिलेगा 3 + 1 + 2 दैट इज 6। यानी टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड HCP यूनिट सेल कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये तो बहुत इजीली हम लोगों ने सीख लिया। देखिए तो इसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ एटम्स फुली कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनिट सेल वो कितने होते हैं? 3, जो कि होते हैं मिडिल लेयर में। कॉर्नर वाले पार्टिकल्स जो होते हैं वो 1/6 कंट्रीब्यूट करते हैं। टोटल 12 पार्टिकल हो सकते हैं, इसी वजह से टोटल नंबर हमारे पास में आता है 2। और जो पार्टिकल बॉटम और अपर लेयर के सेंटर में प्रेजेंट है, यानी फेस सेंटर की तरह प्रेजेंट है, उनका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। और टोटल मिला के वहां पे पार्टिकल्स होते हैं 2। तो 2 × ½ = 1 एंड दैट्स व्हाई वी गेट 6 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ HCP यूनिट सेल।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आप लोगों को ये बेसिकली नोट्स मिल जाए। अब आगे बढ़ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो गाइस कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग समझिए। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता था कि कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल नियरेस्ट कितने पार्टिकल से अटैच होता है। तो अगर मैं मान के चलिए इस पैकिंग को, जिसको मैं एबीवी टाइप की पैकिंग बोलता हूं, अगर मैं उसके अंदर वो एक लेयर ले लेता हूं इस तरह की, ये देखिए, यानी 6 पार्टिकल एक तरफ है, 3 पार्टिकल ऊपर की तरफ रखे हुए, 3 पार्टिकल नीचे की तरफ, यानी वो जो बॉटम लेयर थी इस बार मैंने उसको टॉप बना दिया और बॉटम बना दिया, यानी मिडिल वाली लेयर को मैंने टॉप और बॉटम कर दिया। तो यहां पे देखिए, अगर ये जो टॉप लेयर थी हमारी जिसमें 6 पार्टिकल्स थे प्लस एक 7वां पार्टिकल बीचों बीच प्रेजेंट था, ये वाली पार्टिकल को अगर आप देखें तो सेंटर वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व कीजिए जरा, इधर आइए। जो सेंटर वाले पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस वाले पार्टिकल को, तो देखिए इस कितना से अटैच है, 6 तो इसी के लेयर रिप्रेजेंट है, 6 के 6 ब्लू के ब्लू 6, उसके अलावा 3 पार्टिकल जो ऊपर है टॉप लेयर उस पर अटैच है और 3 पार्टिकल नीचे पे। यानी क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं गाइस, क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि एक सिंगल एटम जो प्लेस्ड हुआ था फेस सेंटर ऑफ एचसीपी पे, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है 6 तो कॉर्नर एटम्स हैं जो इसी के पर्टिकुलर लेयर में प्रेजेंट है, और बाकी के जो मिडिल लेयर एटम्स होंगे उसमें 3 ऊपर और 3 नीचे, तो ऊपर और नीचे के मिला के टोटल हो गए 6। यानी आप कह सकते हो कि द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल्स टू 6 + 6 = 12, यानी 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और इन केस ऑफ एनी कंसर्न ऑफ द डाउट, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या पूछना है मुझसे। तब तक के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए गाइस, अब आ जाते हैं टू नो अबाउट द वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल। वॉल्यूम की जरूरत क्या है, क्योंकि गाइस जब भी हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, तो हमें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट रहती है। जब क्यूबिक की बात करते थे तो वहां पे बहुत ही सिमेट्रिक, बहुत ही सिंपली हमारा क्यूबिक यूनिट सेल होता है, दैट इज ए क्यूब इज द वॉल्यूम। लेकिन यहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएंगे, क्योंकि यहां पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, और आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऐसे ही निकलती है, सारे बेसिकली सिमेट्रिकल या यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स की वॉल्यूम निकलती है एरिया मल्टीप्लाइड द हाइट। अगर आप सिलेंडर की बात करें तो πr² एरिया होता था, हाइट होती थी h, तो πr² h बन गया। ऐसे ही यहां पे बट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर मैं मान के चलिए यहां से स्टार्ट करता हूं, किसने बोला है कि अगर मान के चलिए ये सारे पैरामीटर आपके सामने दिए हुए हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इसके लिए मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन सिखा देता हूं। तो अगर मान लीजिए ये पूरा जो नीचे दिया हुआ है, एक आपका हेक्सागोनल का जो बेस दिया हुआ है, अगर इसका एरिया, अगर मैं कहता हूं इसका एरिया ए दिया हुआ है, और अगर मैं मान के चल लेता हूं कि इसकी हाइट जो है वो सी है, तो आप बोलेंगे कि सर वॉल्यूम ऑफ एचसीपी यूनिट सेल विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द बॉटम मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, दैट इज सी। बट द क्वेश्चन इज कि एरिया बॉटम कैसे निकलेगा। तो एरिया बॉटम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि 6 टाइप के आपके सामने ये यूज होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल जो अपना बेसल एरिया है, या कह सकते हैं कि जो आपका बेस बना हुआ है वो 6 यूनिफॉर्म ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, जो भी सारे इक्विलेटरल है। आप मान के चलिए, अगर मान लीजिए ये एक एज लेंथ जो है, मैं बोल देता हूं कि ये जो लेंथ है मान लीजिए इसकी ए है, एच लेंथ अगर ए है, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों आपस में एक दूसरे के टच में होते थे, जिस वजह से कह सकते हो कि ए इज इक्वल्स टू हो रहा होगा 2r। करेक्ट। चलिए बेटा जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ हेक्सागन होता है 6 × √3/4 a² × c हो जाएगा। तो यहाँ पे सी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, 6 भी समझ में आ रहा है। 6 क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो कि बेस में प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि √3/4 a² कहां से आया, तो उसको थोड़ा सा सिखा देता हूं। ऐसे तो सिंपल मैथ्स है, ये आपका 8-9 क्लास की मैथ्स है बेटा। देखिए ये सामने आपके सामने एक ट्राइंगल दिया हुआ है। इस ट्राइंगल के अंदर जब आप बात करेंगे, मैंने मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ये वाला, करेक्ट, ये वाला एक ट्राइंगल पकड़ लिया। तो इस ट्राइंगल के लिए ये कितना था, ए, जो कि इसका बेस था, ये भी ए है और ये भी ए है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो पहले मुझे चाहिए होगा इसकी हाइट। तो हाइट निकालने के लिए हाइट मान लेते हैं x है अगर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। और ये एंगल कितना होता है बेटा, जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री रहा होगा। करेक्ट है बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, बोल सकते हैं कि अगर टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री में निकालूं तो क्या होता था, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता था, ये आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन द बेस। परपेंडिकुलर कितना है, x जो फाइंड आउट करना है, बेस कितना है आपका a। करेक्ट, a नहीं होगा यहाँ पे, एक ट्राइंगल के लिए a/2 हो रहा है। देखो बेटा ध्यान से दिमाग लगाओ, a/2 हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये a/2 आएगा। तो x कितना आ जाएगा, tan ऑफ 60 डिग्री कितना होता था, √3, तो यानी बन जाएगा √3a / 2। क्या इसमें किसी को भी कंफ्यूजन है कोई? आई होप कि कंफ्यूजन नहीं है, और अगर कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, आई विल चेक देम, आई विल रिस्पोंड यू इंस्टेंटली। इसलिए तो x की वैल्यू जब आपको ये मिल चुकी है तो आप क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना बेटा, a है कंप्लीटली, इंटू हाइट कितना निकला है, √3a/2। और क्या ये टोटल वैल्यू आपकी √3a² / 4 आ रही है? आप कहेंगे हाँ है, यानी ये आपका फाइनल एरिया बन गया
किसका 6 इंटू √3/4a² मतलब पूरे बेस का एरिया, और दैट मल्टीप्लाइड बाय द हाइट गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि हम लोग कैसे C और A को एलिमिनेट करें, क्योंकि C और A अगर दो वेरिएबल लेंगे तो मुझे डिफिकल्टी आएगी टू फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी। इसके लिए मैं चाहूंगा कि A और C का रिलेशनशिप जान ले। बढ़ जाते हैं आगे, चले पहले जानते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड C। तो रिलेशनशिप बिटवीन A एंड C की मीनिंग है, पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, फिर मैं यहां से थोड़ा सा स्टार्ट ले लूंगा। तो गाइस आपको A बेसिकली क्या है, ये A यहां पे ये है, और ये सिंस दो पार्टिकल टच करें तो A इक्वल्स टू कितना होता है 2R होता है, ठीक है ना, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। यानी अब बात करते हैं C। तो C आपकी ये बेसिकली हाइट है, कितनी है, स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखो बहुत भयंकर सी बेसिकली जो स्ट्रक्चर थी आपकी HCP की, उसको अगर आप सिंप्लीफाई वे में चेक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। वो ये बोलना चाह रहा है कि यार यहाँ पे जो सेंट्रल लेयर का जो एटम था, सेंट्रल लेयर का एटम डायरेक्टली जो कॉर्नर वाला एटम होगा उसको टच करता है, और इस टच करने की वजह से ये जो बेसिकली आपकी लेंथ आएगी ये कितनी हो जाएगी 2 है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे दो टाइप के ट्राइंगल देख लेते हैं। एक ट्राइंगल जिसपे कैलकुलेशन हमें करनी है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या आपको सभी को ये दिखाई दे रहा है? मैं इसको नेमिंग दे देता हूं, ये O है, ये B है और ये P है। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि B और P वाले जो है ये जो बेसिकली आपके एटम्स और टच कर रहे हैं दूसरे को, यानी अपर लेयर बेसिकली उसका जो एटम रहेगा वो बॉटम लेयर के कॉर्नर वाले पार्टिकल्स के डायरेक्ट टच में, इस वजह से ये बेसिकली आपका 2R हो गया, या बोल सकते हो आपको ये A हो गया, A इज इक्वल्स टू 2R। अब बात करते हैं कि OB कितना है। तो OB वाली लेंथ मुझे बेसिकली नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि PO यानी ये वाली जो लेंथ है वो बेसिकली क्या है, ये देखो बेटा C है, तो यहां से लगी जो लेयर हो जाएगी कितनी हो जाएगी C/2। तो ये बेसिकली आपकी कितनी दी हुई है C/2। तो यानी आपको जो नहीं पता वो कौन सी लेंथ है, OB नहीं पता, करेक्ट। तो OB बेसिकली कहां से निकालेंगे, OB हम लोग यहां से नहीं निकाल के OB हम लोग निकालेंगे एक नए रिलेशनशिप। अगर मैं मान लो ये छोटा सा ट्राइंगल कंसिडर कर लूं, ये वाला दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को अलग से बना लो, इधर आ जाओ, ऐसा दिखाई दे रहा है ट्राइंगल इस तरह से। तो ये वाले ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे कि ये दिया हुआ था पॉइंट आपका B, अच्छा B नहीं है, ये नीचे वाला ले रहा हूं ना, अच्छा ये O दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, और मैं इसको एक रैंडमली पॉइंट मान लेता हूं। क्या पॉइंट मान लूं M मान लो, आउट ऑफ द वर्ल्ड M मान लिया। अब क्या करना है, हमें निकालना है OB की वैल्यू, क्योंकि OB अगर आ जाएगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, C के टर्म्स में यहां पर रिलेशनशिप बना सकता हूं। A पता है, A को मुझे C के टर्म्स में मतलब चाहिए, तो मुझे बेसिकली ये लेंथ निकालनी पड़ेगी OB। तो OB कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पूरा एंगल ये कितना था बेटा, ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री, क्योंकि एक यूनिफॉर्म ट्राइंगल है ना। देखो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी है, तो ये 60 डिग्री था कंप्लीटली। अगर ये पूरा 60 है तो ये छोटा वाला कितना होगा, आप बोलेंगे सर 30 डिग्री होगा ये, तो 30 डिग्री ले लो। यहाँ पे मैंने ले लिया 30 डिग्री। मुझे क्या चाहिए, रिलेशनशिप किस किस के बीच में चाहिए, मुझे चाहिए OB और मुझे गिवन क्या OM। तो ये देखो बेटा दिया हुआ A/2। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें OB और A/2 को मैं कनेक्ट कर सकूंगा, कौन सा एंगल बेसिकली आपका रहेगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये वाली प्रॉपर्टी बेसिकली कोसेकेंड की रहेगी, कोसेक रहेगा, कोस रहेगा आपका। तो कोस थीटा बेसिकली कोस 30 डिग्री जो रहेगा, कोस 30 डिग्री कितना आ रहा है, बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना A/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है OB है, जिसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए OB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, OB इक्वल्स टू आएगा A/2 अपॉन cos 30 डिग्री। बेटा cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी, फाइंड आउट करो, दिमाग लगाओ, होती थी √3/2। तो बस वो पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बन गया A/√3। यानी आपको पता लग गया कि OB जिसे हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं, OB की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, बन रहा है A/√3। ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। क्या ये सब चीजें क्लियर है? क्या मुझे पता चल गया कि OB की वैल्यू A/√3 है? तो मैं फर्दर कैलकुलेशन करने को शुरू हूं और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यहां से आता हूं फिर से, यानी अब मेरे पास में सिर्फ एक ट्राइंगल बच गया है, ये वाला, जिस ट्राइंगल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, P मुझे गिवन है, मुझे B गिवन है और मुझे O दिया हुआ है। और OB की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी जस्ट अभी, और OB की वैल्यू कितनी निकल के आई थी मेरे सामने, वो निकल के आई थी A/√3 सर जी। और P और B की वैल्यू मैंने बोला था दोनों टच करने एक दूसरे को तो A के इक्वल होगा, क्योंकि बेसिकली जब दो पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं तो रेडियस का सम होगा। ये जब इस तरह से टच कर रहे हैं इस तरह से, ये देखिए, तो ये जो बेसिकली लेंथ है ये आपकी किसके इक्वल है 2R, और मुझे 2R मैंने ऑलरेडी कंसिडर करी हुई कि A के इक्वल है। आ जाइए इसके ऊपर फिर से, तो मुझे बेसिकली ये फाइंड करना है OP, और OP ही आपका क्या है बेटा C/2 है। OP क्या है आपका C/2, तो C/2 फाइंड आउट कर लेते हैं इसके टर्म्स में। तो क्या आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम तो याद होगी,
पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो आप ये अप्लाई करेंगे वैल्यू तो आपको क्या मिलेगा कि c/2 का होल स्क्वायर आपको मिलेगा किसके इक्वल, a स्क्वायर माइनस a/√3 का होल स्क्वायर यानी a²/3, यानी ये बन गया 2a² 3। तो आप बोल सकते हो कि सर c/2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √2/√3a, यानी आप बोल सकते हो c इज इक्वल्स टू 2√2। 2√2 को मैं बोल सकता हूं कि अगर अंदर ले लूंगा 2√2 बन जाएगा, तो 2 को अंदर ले लूंगा तो 4 बन जाएगा, तो बन जाएगा √8/3 कंप्लीटली। ये रिलेशनशिप मेरे को मिल चुका है सी और ए के बीच में। बस अपना ज्यादा नहीं दिमाग वेस्ट करेंगे, फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। इसमें भी देख लेते हैं कि इसने क्या कैलकुलेशन दी हुई है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने निकाल दिया रिलेशनशिप फाइनली। यस, तो मैंने जो आपको फाइनली फाइंड आउट करके दिया है वो ये करके दिया है कि c/a, यहाँ पे लिखा हुआ है कि c/a इज इक्वल्स टू कितना आ रहा था, √8/3, और इसीलिए मैंने निकाला था कि c इज इक्वल्स टू कितना आ रहा था, √8/3a। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब बढ़ जाते हैं वॉल्यूम की तरफ ताकि हम लोग फर्दर चीजों को फाइंड आउट कर सकें। कमिंग टू द वॉल्यूम पार्ट वी हैव दिस। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम क्या होता था 6 × √3/4a² × c की वैल्यू कितनी मिल गई है, c की वैल्यू आपको मिल गई थी a के टर्म्स में, जब मैंने फाइंड आउट की थी निकली थी √8/3a। तो √8/3 में डाल दिया और मैंने क्या किया कि a से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, a से डिवाइड किया, ताकि आपको c/a की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से उठने को मिल गई। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपने इस चीज को वैल्यू अप्लाई करो, लेकिन आप a की जगह पे 2r डाल दोगे। जब आप a की जगह पे क्या डाल देंगे, 2r, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी इस तरह से। तो दो टाइप के वॉल्यूम्स आ गए आपके। वॉल्यूम अगर आप आपके एससीपी निकालनी है, अगर मान के चलिए किसके टर्म्स में, a के टर्म्स में, तो देखिए ये वैल्यू मिलेगी आपको, दैट इज 3√2a³। लेकिन अगर यही चीज आपको r के टर्म्स में निकालनी है तो यही वैल्यू मिल जाएगी 24√2r³। बस बेटा यही फंडे जानने थे। आपको वॉल्यूम मिल गई, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एचसीपी यूनिट सेल पता है। क्या आप इन दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हो पैकिंग एफिशिएंसी? यस, करेक्ट, वही करने की कोशिश हम लोग करेंगे। आ जाते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी यूनिट सेल के ऊपर। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था? पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था कि Z इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। दैट मींस कि व्हाट इज द एंटायर वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल इन दैट यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ एंटायर यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या होगा बेटा, 6 × 4/3πr³ तो एक पर्टिकुलर उसका होता ही है, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, 6 × 4/3πr³ वॉल्यूम हो गया पार्टिकल्स का। और 24√2r³ मैंने अभी निकाला था, क्या मैंने निकाली थी, वॉल्यूम ऑफ द एंटायर यूनिट सेल। जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपके सामने आएगा π/3√2। क्या ये फ्रैक्शन आपको याद आ रहा है? ये फ्रैक्शन कहां पे मिला था? कमेंट में बताओ कहां मिला था? यस, एफसीसी यूनिट सेल में मिला था, और एफसीसी यूनिट सेल की वजह से 74% आपका आंसर आता है। और बस यही फंडा है बेटा जिसकी वजह से एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी सबके सब रखते हैं बराबर एफिशिएंसी, दैट इज 74%। नाउ कमिंग टू द समरी ऑफ दिस एंटायर लेक्चर जो आज हम लोगों ने डील किया है। द समरी से सबसे पहली बात कि हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग फॉलो करता है AB टाइप ऑफ पैटर्न। व्हाई सो? बिकॉज आपने देखा था पहली लेयर थर्ड लेयर सेम थे, बीच वाली लेयर डिफरेंट थी, इसलिए AB टाइप की पैकिंग हो गई। नेक्स्ट इज कि अगर बात करें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के एचसीपी में तो टोटल होते हैं 6। कैसे? 3 उसके अंदर होते हैं इंटरनली प्रेजेंट, कंप्लीट कंट्रीब्यूशन ऑफ 100%। 6 पार्टिकल जो थे ऊपर और 6 पार्टिकल नीचे कॉर्नर पे होते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/6, यानी आपके तरफ से 2 नंबर ऑफ एटम्स मिल गए आपको बॉटम और टॉप लेयर से, जो कि आपकी प्रेजेंट है कॉर्नर के ऊपर। तो 3 + 2 5 हो गया, और 1 कहां है बेटा? फेस सेंटर तो भूल गए ना आप लोग। फेस सेंटर जो ऊपर और नीचे दिया हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, 2 × ½ = 1। तो ऐसे करके आपको 6 मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए तो मैंने आपको सिखाया था कि बेटा जो एक पार्टिकल टॉप लेयर में प्रेजेंट था, जो सेंटर पे प्रेजेंट था फेस सेंटर की तरह, उसको 6 लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, 6 लोगों ने घेरा हुआ है, और 6 लोगों के अलावा 3 ऊपर और 3 नीचे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इसी वजह से टोटल आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है 12। एटम्स इन एचसीपी यूनिट सेल आर ऑक्यूपाई 74%, that means 74% is the total space, or we can say the packing efficiency। और बचा हुआ स्पेस जो होता है that is 26% हो जाएगा empty space या void efficiency।
Then we have the last topic of the day is packing efficiency of both FCC and HCP unit cells are same, that is exactly 74%, that pi by 3√2, और ये फ्रैक्शन जो होता था उसको लोग 0.74 भी बोल सकते हैं, यानी पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 0.74 और पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है आउट ऑफ 100. Coming to some important questions of the day, the single choice question is with us. The empty space in a HCP unit cell will be how much? तो ये तो एक मजाक वाली बात हो गई, इतना अच्छा डिटेल में चीजें पढ़ी और बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया. तो बेटा जब परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी निकली थी 74%, और हमसे पूछा गया कि बताओ एम्प्टी, तो भैया जो एम्प्टी होता है प्लस जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो मिला के होता है 100%. तो आप कह सकते हो कि सर जो एम्प्टी स्पेस आएगा वो आ जाएगा 100 - 74%, दैट गिव्स अस 26%. क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? यस सर. आप बोलेंगे सर ऑप्शन डी दिया हुआ तो है, कर लीजिए सेलेक्ट एंड इट शोज अस या. Coming to the next question, we have single choice question which is saying the coordination number in HCP unit cell will be how much. तो guys अभी मैंने समरी में भी डिस्कस किया, इससे पहले भी डिस्कस किया कि एक पार्टिकल जो होगा कॉर्नर के ऊपर 6 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उससे टच में होता है, प्लस 3 अपर एंड बॉटम लेयर जो होंगी वो उसको सराउंड करके रखेंगे. इस वजह से टोटल इसका आंसर आएगा 8. लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड सेलेक्ट इट एंड इट इज शोइंग अस. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं एक सही जवाब. The last question of the day is the single choice question which is saying the volume occupied by HCP unit cell कितना होता था with edge length A. अच्छा, edge की लेंथ भी दी हुई है A, यानी R के टर्म्स में आंसर नहीं देना है, edge के टर्म्स में देना है. तो गाइज मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम निकल के आई थी हमारे पास में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल्का हल्का भूल गए ना हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना दिया हुआ था उसमें. वॉल्यूम हमने यहाँ पे फाइंड किया था ना. ये देखिए, तो ए के टर्म्स में कितना निकल के आया था? ए के टर्म्स में निकल के आया था आपके सामने 3/8. अच्छा, अगर 2 को उसमें भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? रूट के अंदर जाएंगे तो 4, यानी 3√2a³ आएगा आंसर. 3√2a³ बनेगी, 3√2a³ या फिर 3√2 × a मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 24√2r³. तो चलो बेटा फटाक से आ जाते हैं उसी क्वेश्चन में. तो सेम क्वेश्चन है अभी तक, कोई डाउट ही नहीं है. यानी 3√2 कहां पे दिया हुआ? a³ इज द करेक्ट आंसर. सेलेक्ट किया या. सो दिस इज हाउ द इंटायर थिंग वर्क. आप क्या करेंगे कि आप इसी तरह के मजेदार कंटेंट को क्वेश्चंस के साथ में सॉल्व करो. मेरे साथ में मैं हूं आपका केमिस्ट्री पर्सन संजय आर्या, और आप मेरे थ्रू जा सकते हैं डायरेक्टली एक फ्री एप्लीकेशन पे जिसका नाम एम्बाइब ऐप है, जहां पे आपको लर्न, प्रैक्टिस एंड टेस्ट के बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नोटिस के थ्रू पता चलेगा कि कितना आपने कवर किया, कितना कवर करना है. तो यहां पे आप जा सकते हो बाय डायरेक्ट स्कैनिंग इट. देन वी हैव आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पे मेरे जैसे और भी बेसिकली इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्ट्स जो भी आपके सामने आएंगे उन सब के साथ आप टच में बने रहेंगे एंड आप अपडेटेड रहेंगे फॉर द रिसेंट अपकमिंग वीडियोस एंड ऑल. देन वी हैव आवर चैनल्स एम्बाइब अचीव जेई, जहां पे आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, एंड एम्बाइब अचीव 11th एंड 12th, जहां पे भी आपको मेरा ये वीडियो मिल जाएगा. तो तभी तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा कह देता हूं और नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आपसे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बातें करने के लिए. तब तक के लिए आप लोग एम्बाइबिंग करते रहें. Keep imbibing. We believe in you.